नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। अपनी निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे। एक राष्ट्र, एक कर, जीएसटी का प्रभाव और उसके भविष्य। यह निबंध सीरीज का आज 89 नंबर का निबंध है, यानी इससे पहले 88 आपको पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप उनको भी देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको बराबर क्लास मिलती रहे निबंध की और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। यह निबंध सीरीज यूपीएससी, पीएससी, आरओ यानी सारी उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर मेंस में निबंध का सेक्शन आता है। इसमें हम आपको एक एक चीज निबंध की पढ़ाते हैं कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे तो आपको निबंध जो लिखना रहेगा वो बिना हेडिंग लिखना रहेगा। यहाँ हम आपको हेडिंग में बताते हैं, जिससे आप ये जान पाएँ कि कहाँ पर क्या शब्द लिखना रहेगा, कहाँ क्या नहीं लिखना रहेगा। जब एक प्रारूप या ढांचा आप समझ जाएंगे तो आप चाहे जितना चाहे जैसा निबंध लिखना हो आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ी शब्द सीमा भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब तक आपको विषय की समझ नहीं होगी आप निबंध नहीं लिख पाओगे। इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़ी शब्द सीमा ज़्यादा हो सकती है। फिर आप चाहे 600 शब्द में लिखना, चाहे 6000 में लिखना, आप बस प्रारूप समझ जाओ। मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है। देखिए, निबंध को कभी भी आप रट नहीं सकते हो। निबंध को आपको समझना ही पड़ेगा। जो हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं वही जब आप वहाँ पर लिख रहे होगे, चाहे आप अभ्यास कर रहे होगे, उस समय वो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और आप अपने आप निबंध अच्छा लिखते चले जाते हो। निबंध में ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि भाई देखो, टॉपिक के बाहर पहली चीज़ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो हमने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया है जो निबंध के नियमों पर है। इसके अलावा भी मैं आपको समझा देता हूँ। टॉपिक के बाहर हमारा नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो प्रोफेशनल हो। वाक्य रचना हमारी अच्छी होनी चाहिए। यानी यदि हमने एक ऐसा वाक्य वर्तमान काल का शुरू किया है तो वो था पर खत्म होगा या है पर खत्म होगा, ये बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए। तथ्यों का प्रयोग हम बहुत सोच समझ कर करेंगे, यानी सही तथ्यों का प्रयोग करेंगे। यदि हमें नहीं पता है तो हम तथ्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का हमने आपको निबंध दे दिया है, वो भी पढ़िएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे निबंध जो एक एक करके अभी चलन में चल रहे हैं, यानी करंट अफेयर में चल रहे हैं, उन सबको हमें पढ़ना रहेगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ हम जो निबंध पढ़ाते हैं, मुझे उम्मीद है कि शब्दशः वही निबंध मिलने वाले आपको परीक्षा में हैं। इसलिए आप अभ्यास जरूर करिएगा और पूरी क्लास देखिएगा। जब क्लास आप देखोगे तो जो बीच में हम आपको समझाते हैं चीज़ें, वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अब हम इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं और जहाँ जो जरूरी होगा हम आपको बताते रहेंगे। निबंध पहली चीज़ है, 3 स्तरों में लिखेंगे। प्रस्तावना, फिर मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम लिखेंगे 100 शब्दों की, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा जो टॉपिक है उसकी संक्षिप्त समीक्षा क्या है, कि ये क्या चाह रहा है हमसे। फिर हम लिखेंगे मुख्य भाग। मुख्य भाग में हम लाभ, हानि, उद्देश्य, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सारी चीज़ें लिखेंगे। सारी चीज़ें हम उनको क्रमबद्ध लिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो हम पहले लिख दिए कि भारत में क्या स्थिति चल रही है और फिर हम लिख दिए कि इसका इतिहास कहाँ से आया है। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। निष्कर्ष पूरे निबंध का निचोड़ रहता है। अब देखो, एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी का प्रभाव और भविष्य। भाई बहुत ज़्यादा खबरों में है, तो आप ये मान लो इंटरव्यू, जो लोग इंटरव्यू में बैठ रहे हैं इस बार, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोगों को तो पता चल गया होगा ना कि 2024 की जो मुख्य परीक्षा पर कुछ रोक जैसा लगा था हाई कोर्ट की तरफ से, वो मसला हल हो गया है। तो आप एक बार वो न्यूज़ भी देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए लाभदायक है यदि आप मेंस देने जा रहे हैं 24 वाला। एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी का प्रभाव और भविष्य। भाई बहुत कुछ सस्ता हो गया, बहुत कुछ महंगा हो गया, ऐसा हमें सुनने में आया कि सब कुछ सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया। लूट लो चल के उत्सव जो भी है। तो देखते हैं भाई क्या क्या सस्ता हुआ है। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, आप किसी सरकार के होके निबंध मत लिखिएगा। आप ना बीजेपी के होके लिखिए, ना कांग्रेस के होके लिखिए, ना आप क्षेत्रीय दलों के होके लिखिएगा। क्योंकि आप अभ्यर्थी हो, आपके लिए सरकार से कोई मतलब नहीं है। आप न किसी सरकार की बुराई करोगे और न किसी की तारीफ करोगे। आप संतुलित भाषा का प्रयोग करोगे। क्योंकि देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप जिस परीक्षा में बैठ रहे हो ना, जो परीक्षा आप देने जा रहे हो, उस परीक्षा में बैठना ही बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। हमेशा ध्यान रखना। तो पहली चीज है, आपने एक हिम्मत दिखाई।
दूसरी चीज़ है आप उस परीक्षा में लगे रहोगे तो आप सफल भी होगे। जब सफल होगे तो आप इन नीतियों को बदलने की क्षमता रखोगे। आज जो बहस चल रही है ना कि क्या कितने परसेंट होना चाहिए, तो होना चाहिए वाला इधर हो रहा है और होगा ये कौन डिसाइड करेगा? आप जब सचिवालय में बैठोगे, आप जब बड़े अपने ऑफिस में बैठोगे, उस समय आप निर्णय जो लोगे ना, वो निर्णय बहुत कुछ बदलने वाले हैं। यानी आप जिस परीक्षा में बैठ रहे हो, सबकी हिम्मत ही नहीं है। आप एक चीज़ देखो, आपके आसपास भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो बैंक के फॉर्म भर देते हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, यानी उनका उद्देश्य ही नहीं है आप तक आने का। उसके लिए पहले एक उद्देश्य बनाना जरूरी होता है। भले ही आप एक दो बार असफल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक दो बार असफल होना तो सीखे, तो आगे तो बढ़े। जीरो पर तो नहीं है ना। केवल इतने तो नहीं मालूम है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं अच्छा मतलब आप एक संतुलित भाषा बोल सकते हो, आपके विचार थोड़ा संतुलित हो सकते हैं। इसलिए आप कोई भी निबंध जब लिखना, वो किसी सरकार के पक्ष में मत लिखना, आप ये सोच के लिखना। क्योंकि देखो, निबंध में एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपके व्यू क्या है उस पर, आपके पॉइंट क्या है उस पर। ऐसा तो नहीं आप सड़क वाली सोच से लिख रहे हो, घर में बैठ के लिख रहे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मतलब माफ करिए, कुछ ऐसी चीज़ों से लिख रहे हो जो समाज में केवल बस ऐसे अफवाह नाम पर चल रही हैं, उन पर लिख रहे हो। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलो भाई, गिनते हैं क्या क्या सस्ता हुआ है। और स्टूडेंट के लिए भाई साहब सब महंगा है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो फार्म भरते हो ना, फार्म फीस जो आती है 100 रुपये, वो भी आपके लिए महंगी है, क्योंकि आपकी कोई इनकम नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए सब कुछ महंगा है। कितनी भी सरकारें आ जाएं, कितना सरकार आती है गरीबों पर ध्यान देती है और सरकार आती है अमीरों पर ध्यान देती है, स्टूडेंट पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर ध्यान कोई देता होता तो आंदोलन नहीं करने पड़ते आप लोगों को अपने हक नहीं मांगने पड़ते, 4-4 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। गरीब 5 किलो राशन से खुश हो जाएगा, स्टूडेंट को 5 किलो राशन भी नहीं मिलता है और उससे उसका भला भी नहीं होने वाला। तो देखिए, प्रस्तावना में क्या है। भारत की कर प्रणाली लंबे समय तक जटिल और बहुस्तरीय रही है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कर, केंद्र के अप्रत्यक्ष कर, उन पर लगने वाले अधिभार आम नागरिक और उद्योग दोनों के लिए परेशानी का कारण बनते थे। इन परिस्थितियों को सरल बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को एक साझा कर ढांचे में लाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ। यह कर सुधार अब 2025 में 8 साल पूरे कर चुका है। अब इसमें जो है उपलब्धियां या मूल्यांकन इसका जो है क्या है, उस पर देखेंगे, है ना। यानी अब हमने इसमें क्या बताया प्रस्तावना में। प्रस्तावना हमने ये बताया कि वस्तु एवं सेवा कर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी और यह कब आया था। अब तक 2025 तक कितने साल पूरे कर चुका है। आप यदि निबंध ये 2026 में लिखेंगे तो 26 का साल लिखेंगे, 27 में लिखेंगे तो 27 का साल, यानी जो भी साल में आप लिखेंगे उसके हिसाब का तथ्य आप देंगे। अब हम मुख्य भाग में आते हैं, थोड़ी पृष्ठभूमि देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रही थी। आप हेडिंग नहीं डालोगे ना, पॉइंट डालोगे, आप पैराग्राफ में लिखोगे। मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आप समझ जाओगे तो आराम से लिख लोगे। स्वतंत्रता के बाद भारत की कर प्रणाली जटिल थी। उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर आदि मिलाकर कुल 17 से अधिक अप्रत्यक्ष कर लागू थे। जो उस समय चल रहा था वो 17 करोड़ के आसपास चल रहा था। हो सकता है आप गिनती भूल जाओ कि 17 थे, तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि 15 से अधिक, क्योंकि 15 तो मिनिमम थे ही। राज्यों और केंद्र के बीच कराधान अधिकार को लेकर अक्सर विवाद होते थे। व्यापारियों को हर राज्य में अलग अलग पंजीकरण और कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। फिर 2008 में पहली बार जीएसटी की अवधारणा सामने आई और 17 में लागू हुआ। 2000 में, तो 2000 में अवधारणा आती है, यानी 17 साल बाद लागू हुआ। अवधारणा इसकी कैसे आई थी, आप जैसा ही एक आईएएस था वित्त मंत्रालय का, उसके दिमाग में आया क्यों ना ये सब एक साथ कर दिया जाए, क्यों ना ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सारी चीजें एक साथ हो जाएं। लेकिन उस बात को उस समय दबा दिया गया, शायद सरकारों ने दबाया हो या हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो। तो इसकी जड़ में भी आप लोग ही हो। फिर जीएसटी का स्वरूप क्या होता है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर आधारित है।
केंद्र और राज्यों के बीच साझा कर संरचना सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी बनाई गई है। ये जो आप लिख रहे हो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको पूरा लिखोगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप सेंट्रल को ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो आप वहां पर अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे। कर दरें 5%, 12%, 18%, 28% की श्रेणियों में विभाजित की गई। जो प्रारंभ में विभाजित की गई थी उनको बचत उत्सव वाला मैं नहीं भी बता रहा हूँ, उसको आगे देखेंगे, लेकिन आपके लिए मुख्य जो है उसको देखेंगे। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न और बिलिंग को सरल बनाया गया। अब हम इसमें देखते हैं दैनिक सीरीज अपनी चल रही निबंध लेखन को लेकर और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर। तो इसमें हम उत्तर भी आपको विधिवत कराते हैं, है ना। उत्तर भी जीएस के हम आपको विधिवत समझाते हैं, आपको बस ऐसे ही पढ़ते रहना होता है, ठीक है। अब जीएसटी लागू होने के बाद का प्रभाव देखते हैं, क्या फर्क पड़ा था। तो इसमें पहला हम देखते हैं आर्थिक एकीकरण। पहले जहां हर राज्य की अपनी कर प्रणाली थी, अब पूरे भारत में एक समान व्यवस्था है। तो अब जो टैक्स लगता है भाई हर जगह एक जैसा ही लगता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से ही है, लेकिन वो 5% अगर है तो 5% ही लगेगा। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार आसान हुआ है और वन नेशन वन मार्केट की नींव पड़ी है। व्यापार और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए शुरुआत में जटिलता रही, लेकिन ई इनवाइस और कंपोजिशन स्कीम ने राहत दी है। अब कर चोरी पर अंकुश लगा है और पारदर्शिता बढ़ी है। निर्यातकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने से लागत कम हुई है। फिर सरकारी राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीएसटी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक मासिक जीएसटी संग्रह जो है 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कर का आधार बढ़ा है देखिए, और औपचारिक अर्थव्यवस्था का दायरा विस्तृत हुआ है। अब उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। भाई उपभोक्ता पर भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा। शुरुआती वर्षों में भ्रम की स्थिति थी, पर अब उपभोक्ता को एक पारदर्शी टैक्स स्लैब दिखती है। ये हमेशा होता है, जैसे कोई बदलाव होता है तो शुरुआत में हमें उससे कमियां दिखती हैं। हकीकत में वो कमियां होती नहीं हैं, हमें ये दिखता है क्योंकि हम पहले एक दूसरे जोन में रह रहे होते हैं, फिर नए जोन को स्वीकार करने में हमें थोड़ा समय लग जाता है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर भार कुछ क्षेत्रों में घटा है, पर डीजल पेट्रोल जैसे क्षेत्रों को अभी भी बाहर रखा गया है। अब जीएसटी की कुछ उपलब्धियां देखते हैं। कर प्रणाली में सरलता, कई करों को समेटकर एक कर बना दिया गया। पारदर्शिता, जीएसटी नेटवर्क ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया है। फिर राज्यों और केंद्र का सहयोग यानी जीएसटी काउंसिल सरकारी संघवाद का अच्छा उदाहरण बनी है। फिर कर चोरी पर नियंत्रण यानी ई वे बिल, इनवाइसिंग और डेटा एनालिटिक्स ने निगरानी आसान की है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी भारतीय उत्पाद अब वैश्विक स्तर पर सस्ते और प्रतिस्पर्धी बने हैं। अब हम देखते हैं जीएसटी में क्या चुनौतियां थी। भाई इतना आसान तो नहीं रहा होगा एक परिवर्तन करना। देखो जटिल दर संरचना, अभी भी 4 प्रमुख दरें यानी विशेष दरें होने से जटिलता बनी हुई है। तकनीकी बाधाएं, छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्रणाली अपनाने में कठिनाई होती है। राजस्व असमानता यानी कुछ राज्यों को अपेक्षित क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाई है। देखो अब हर कोई तो अभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं समझ रहा है, भाई गांव घर के अपने जो लोग हैं वो तो नहीं समझ रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन टैक्स तो उनको भी देना पड़ रहा है। अब उच्च दरें, 28% की दर कुछ क्षेत्रों के लिए बोझिल है। ये देखो जो हमारा पहला वाला था जीएसटी 1 जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें संरचना लिखेंगे क्योंकि मूल जड़ वही है। फिर अंत में यदि हम चाहेंगे तो उसमें एक दो पैराग्राफ डाल देंगे कि इसमें ऐसा ऐसा बदलाव किया गया है, और बदलाव में ऐसा नहीं लिखेगा कि सरकार ने अपना या फिर वापस ले लिया, ऐसा नहीं लिखना है। बदलाव में ये लिखना है कि भाई कर्मचारी या जो व्यापारी हैं सब बहुत परेशान हो गए थे, जनता परेशान हो गई थी, इसलिए सरकार ने सोचा 8 साल बाद कि अब इसमें थोड़ा राहत दी जाए, और सरकार ने उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। पहले जब जीएसटी लगा था तो भी सरकार ने कहा था अब उत्सव मनाओ क्योंकि जीएसटी लग गया है। सरकार है भाई। ईंधन और शराब का बाहर रहना यानी इन क्षेत्रों को शामिल न करने से संपूर्ण एक कर एक राष्ट्र का लक्ष्य अधूरा है। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, होता क्या है, हम आपको सुविधाएं सब देते हैं लेकिन अपने फायदे का काम तो हम रख ही लेते हैं अपने पास। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पक्षपातपूर्ण तरीके से सारी सुविधा आपको दी गई है।
अब 2025 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 8 साल बाद जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर किया है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई के साथ तालमेल बढ़ा है। 2025 के बजट में सरकार ने संकेत दिया, पेट्रोलियम और बिजली को धीरे धीरे जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। ऐसा सरकार करना चाह रही है, कह रही है। राज्यों की राजस्व चिंता दूर करने के लिए जीएसटी मुआवजा कोष की अवधि बढ़ाई गई है। अब जीएसटी परिषद एकीकृत कर दर प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जिसमें 12% और 18% की दर को मिलाकर एक मध्यम दर बनाई जा सकती है। इसी में आप लिखोगे कि अभी जो है वो 40% वाला गुटखा पान मसाला भी ले आया गया है। फिर भविष्य की दिशा देखते हैं। दर संरचना का सरलीकरण, कर दरों को घटाकर 2-3 प्रमुख श्रेणियों में समेटना जरूरी है। सभी क्षेत्रों का समावेश यानी पेट्रोलियम, शराब और बिजली को जीएसटी में शामिल करना चाहिए। ये कुछ आप सुझाव नीचे लिखोगे। तकनीकी पहुंच का विस्तार यानी ग्रामीण और छोटे शहरों में एमएसएमई के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मिश्रित व्यवस्था होनी चाहिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुरूप दरें तय करना चाहिए। और सहकारी संघवाद को मजबूत करना यानी जीएसटी परिषद को अधिक पारदर्शी और सर्वसम्मति आधारित बनाना चाहिए। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या होगा। जीएसटी भारत के आर्थिक सुधारों में एक ऐतिहासिक कदम है। निष्कर्ष हमारा हमेशा सकारात्मक रहेगा। निष्कर्ष में आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि मन की भड़ास नहीं निकालोगे। 2017 से 25 तक के सफर में इसने देश को एक साझा बाजार दिया है और कर प्रणाली को आधुनिक बनाया है। हालांकि चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन इनका समाधान कर जीएसटी को सरल और सर्वव्यापी बनाया जा सकता है। आने वाले वर्षों में यदि ईंधन और शराब इसके दायरे में आ जाएं और कर दरें आसान हो जाएं, तो एक राष्ट्र की अवधारणा वास्तव में पूर्ण हो सकेगी। और इससे भारत न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आपका काम बचा है 2-3 बार अभ्यास करने का। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे और लोगों को लाभ मिले। कुछ नहीं समझ में आए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, हम आपको विधिवत समझाएंगे। मेरे पढ़ाने में कोई कमी लगे आप मुझे बता देना, आपकी समझ नहीं आए आप मुझे बता देना। मेरा बस एक उद्देश्य है, मेंस निकालो, इंटरव्यू में जाओ और नौकरी लेके मुझे कमेंट करो कि नौकरी मिल गई है। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।